डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे। इंग्लिश के अंदर आपने टेंस सीखे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सीखी, और उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने सामाजिक विज्ञान। अपने सामाजिक विज्ञान के अंदर मैंने आपको एक वीडियो भेजा था जिसके अंदर राजस्थान का सामान्य परिचय था कि राजस्थान की क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान की भौतिक और भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके बारे में हमने जाना था। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इनकी लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है, इनके बारे में हमने है वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं और इनको सबसे पहले राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा और किसने बांटा था। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेसर वीसी मिश्रा के बारे में। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने क्या किया, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में है वो बांटा था। किसने बांटा भाई? राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले किसने और कब बांटा? सबसे पहले प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने सन 1968 के अंदर राजस्थान को है वो भौतिक प्रदेशों में है वो बांटा था। ठीक है, अब राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया? जलवायु और वहाँ के धरातलीय उच्चावच की स्थिति के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो हम बात करते हैं कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। कितने? 4। अब वो 4 कौन कौन से है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले हम नाम देखते हैं। सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है भौतिक प्रदेश, उसका नाम है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये हो गया दूसरा। पहला उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा हो गया मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, और तीसरा है भौतिक प्रदेश, उसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो चौथा भौतिक प्रदेश है उसका नाम है हाड़ौती का पठार। क्या बोलते हैं उसको? हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं, या फिर उसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और इसका दूसरा नाम क्या है? हाड़ौती का पठार भी कहते हैं इसको, हाड़ौती का पठार। ठीक है, ये हो गया। तो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया स्टूडेंट्स? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। तो आपको उनके नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से भौतिक प्रदेश, राजस्थान के 4 कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं। तो आइए सबसे पहले इनके नाम जानते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा कौन सा है? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो ये तो बात होगी राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों की। अब हम क्या करेंगे? हम प्रत्येक भौतिक प्रदेश के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि जैसा कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है
तो इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, इसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ का तापमान कैसा है, इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, यहाँ की वनस्पति कैसी है, उसके बारे में हम विस्तार से वो अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में है वो आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला प्रदेश कौन सा है, भौतिक प्रदेश, पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इस भौतिक प्रदेश के बारे में बताऊंगा कि इसकी क्या विशेषता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको क्या कहते हैं, इसको भारत का विशाल मैदान अथवा थार का मरुस्थल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको भारत का विशाल मैदान कहा जाता है, या फिर इसको थार का मरुस्थल की संज्ञा भी दी गई। जो हमारे ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, इस साइड के अंदर जो रेत के बड़े बड़े धोरे हैं, जो मरुस्थल फैला हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं, और इससे भारत का विशाल मैदान भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल कितना है। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल, कि ये कितने भूभाग पर फैला हुआ है, कितना बड़ा है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट्स, इसका क्षेत्रफल है 61.11%। कितना है, 61.11% क्या है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं कि इस इतने बड़े क्षेत्रफल के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, यानी इतना बड़ा ये भूभाग है, तो यहाँ पे लोग कितने रहते हैं। तो यहाँ पे लोग कितने रहते हैं, तो मैं बात करता हूँ जनसंख्या की, जनसंख्या, तो यहाँ पे लोग रहते हैं 40%। कितने रहते हैं, 61.11% क्षेत्रफल वाले भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया, ये इसकी जनसंख्या आ गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो कितने जिलों में फैला हुआ, कितने जिलों के अंदर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है ना, इसका विस्तार कितने जिलों में, तो इसका विस्तार है वो 12 जिलों के अंदर। कितने जिलों में, 12 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है। कौन सा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब बताता हूं कि ये जिले कौन कौन से हैं, जिलों के नाम भी आपको आने चाहिए। कौन कौन से जिले हैं, 12 जिले। आपको सवाल पूछ ले कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितने जिलों में फैला हुआ है, तो आपका आंसर होगा 12 जिले। अब ये 12 जिले कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम लिखेंगे बाड़मेर, उसके बाद में जोधपुर के बाद में जैसलमेर। याद रखना, जैसे मैं बोलता जाऊंगा आपको याद हो जाएगा। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, उसके बाद में आप ले लो जोधपुर ले लिया है, सॉरी बीकानेर के बाद में ले लो आप श्री गंगानगर के बाद में ले लो हनुमानगढ़। कितने हुए ये, 6 हो गए। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये 6 हो गए। और 6 और लेता हूं, जालोर, पाली, झुंझुनू, सीकर, चूरू। क्या लिया मैंने, जालोर, पाली, ठीक है ना, झुंझुनू, सीकर, चूरू,
एक और बचा है, उसका नाम है नागौर। ठीक है ना। ये कितने जिले हो गए टोटल? ये टोटल 12 जिले हो गए, जिसके अंदर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो फैला हुआ है। ठीक है ना। कौन कौन से जिले हैं? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है। जालोर, पाली, झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर, इसको 6 के जोड़े के अंदर आप याद करेंगे तो आपसे याद है वो हो जाएगा। तो ये 12 जिलों के अंदर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो फैला हुआ है। इसके बाद में हम क्या बात करेंगे कि यहाँ पे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर बरसात है वो बिल्कुल कम होती। क्या होती? बिल्कुल कम होती। इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। कारण ये है कि जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है या दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, उनसे यहाँ पे बरसात नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश के अंदर आता है। मान लो मैं आपको बात करता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून व बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ पर बरसात नहीं करता है, बरसात नहीं करता। क्यों नहीं करता है? ठीक है ना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो यहाँ पे बरसात नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश है, उसके अंतर्गत आता है। वृष्टि छाया प्रदेश से तात्पर्य है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे पवन विमुखी होने के कारण वहाँ पे वो बरसात नहीं होती, और इस क्षेत्र के अंदर बरसात बिल्कुल नहीं होती। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसा कि मान लो ये अरावली पर्वत है, ये क्या है? अरावली पर्वत है। ये पूर्व का भाग ले लो, ये आपके पश्चिम का भाग है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश स्थित है, ये अरावली है। तो यहाँ पे इस भाग के अंदर बरसात है वो बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता है वो यहाँ से रवाना होता है, तो सबसे पहले इस चोटी से टकरा करके और यहाँ पे बरसात है वो कर देता पूर्वी भाग के अंदर। ठीक है। और इधर जाते जाते क्या होता है? बादल खाली हो जाते हैं। ठीक है। और इस कारण है वो यहाँ पे अधिक गर्मी के कारण यहाँ पे बरसात है वो नहीं होती है। इस कारण इसको बोलते हैं अरावली वृष्टि छाया प्रदेश। अरावली वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है ना। इस कारण यहाँ पे बरसात है वो नहीं होती है। ये आपके यहाँ पे बरसात जो हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में बरसात नहीं होती है उसका ये कारण है। ठीक है ना। क्या कारण है? कि ये जो हमारा प्रदेश है पश्चिमी प्रदेश, ये अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। इस कारण यहाँ पे बरसात है वो नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है, इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से इसकी जो मिट्टी है वो कैसी है। तो मिट्टी के बारे में बात करें, आइए देखते हैं मिट्टी कैसी है। यहाँ की जो मिट्टी है उसके बारे में बात करें तो वो मिट्टी कैसी है? रेतीली बलुई मिट्टी है। रेतीली बलुई और लवणीय। कैसी मिट्टी स्टूडेंट्स? रेतीली बलुई और लवणीय मिट्टी है। यानी कि इस मिट्टी के अंदर, इस मिट्टी में जैविक पदार्थों की कमी होती, कमी होती। इस मिट्टी के अंदर क्या होता है? जो जैविक पदार्थ होते हैं उनकी कमी होती है। और इस मिट्टी के अंदर ज़्यादातर देखिए कि जैसे जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, इस भाग के अंदर आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे यहाँ तो मिट्टी होती है, बड़े बड़े रेत के धोरे होते हैं, या फिर ज़्यादातर है वो पथरीला भाग होता है। ठीक है ना। जहाँ पे पत्थर होते हैं। ठीक है ना। तो रेतीली बलुई यानी वहाँ पे रेत के बड़े बड़े धोरे होते हैं, तो वहाँ पे कैसी मिट्टी है? रेतीली। ठीक है ना। और यहाँ फिर लवणीय मिट्टी यानी जैसे नागौर साइड में आप जाएंगे तो नागौर के अंदर बहुत सारी खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है ना। तो उस कारण वहाँ की मिट्टी कैसी है? लवणीय। यानी उनकी मिट्टी है वो कैसी है? उनके अंदर खार है, खारापन है। ठीक है ना। तो वहाँ की मिट्टी की विशेषता क्या होगी कि वहाँ की जो मिट्टी है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की वो रेतीली बलुई और लवणीय मिट्टी है। ठीक है ना। खार वाली मिट्टी है। तो ये तो क्या बात होगी? ये तो बात होगी राजस्थान की मिट्टी के बारे में।
अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, आगे बात करते हैं हम इसमें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर बरसात कितनी होती है, जलवायु क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं इसकी राजस्थान के भौतिक प्रदेश। पहला भौतिक प्रदेश उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, थार का मरुस्थल प्रदेश कहते हैं जिसको, वहाँ पे बरसात कितनी होती है। तो मैंने अभी बताया कि अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण यहाँ पे बरसात बिल्कुल ही कम होती है। कितनी होती है, यहाँ पे बरसात होती है 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच। कितनी होती है, केवल 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो वहाँ पे इस प्रदेश के अंदर, इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर वहाँ के लोगों को पीने के पानी के लिए भी बड़ी तकलीफ देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे फसल किस प्रकार से बोएं, किस प्रकार से फसलों को पकाएं, ये उनके लिए बड़ी ही समस्या होती है। तो ये बात की हमने बरसात के बारे में। इसके बाद में यहाँ के तापमान के बारे में बात करते हैं कि उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ का तापमान कितना है। तो गर्मियों के अंदर ये तापमान कितना होता है, जब गर्मी का मौसम हो तो वहाँ पे तापमान हो जाता है 49 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है, 49 डिग्री सेल्सियस तक पारा चढ़ जाता है। कब, गर्मियों के अंदर, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर है वो पथरीला और रेतीली मिट्टी है, ठीक है ना। इस कारण क्या होती है कि वो जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पे तापमान यानी बहुत, और दूसरा यहाँ वहाँ पे वनस्पति की भी कमी है, इस कारण वहाँ पे तापमान है वो ज़्यादा है। कितना, 49 डिग्री सेल्सियस तक है वो तापमान पहुँच जाता गर्मियों के अंदर। और सर्दियों के अंदर तापमान कितना रहता है, सर्दियों में तापमान रहता है -30 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है स्टूडेंट्स, -30 डिग्री सेल्सियस है वो तापमान रहता है सर्दियों में, यानी कि वहाँ पे -30 तक पारा है वो पहुंच जाता है सर्दियों का, इतनी है वो वहाँ पे ठंड पड़ती है। तो ये वहाँ के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो थार प्रदेश है उसमें गर्मियों में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों के अंदर जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक है वो पहुँच जाता है। तो ये तो हमने बात की किसकी, तापमान की। अब वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की जो जलवायु कैसी, वहाँ की हवाएं कैसी है। तो वहाँ की हवाएं है उष्ण और अत्यधिक विषम, अत्यधिक विषम यानी गर्म हवाएं, ठीक है ना, जिसके अंदर आप जानते हैं लू, आपने पढ़ा होगा लू, गर्मियों में चलने वाली तेज गर्म हवाओं को लू कहते हैं, ठीक है ना। वहाँ की जलवायु कैसे, उष्ण यानी बहुत ही गर्म है, अत्यधिक विषम बहुत ही गर्म है। और वहाँ पे हमारे राजस्थान के अंदर आप देख सकते हैं एक लू चलती है। लू क्या होती है कि गर्मियों में चलने वाली तेज गर्म हवाओं को, कैसी हवाएं, कैसी गर्म होते, ठंडे ठंडे नहीं, गर्म हवाएं, उनको कहते हैं लू, ठीक है ना। तो जैसे कि आप जानते हैं इस राजस्थान प्रदेश में रहते हैं, उनको पता है कि लू के अंदर क्या होता है, इस लू लगने से बीमार भी हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, बड़े भी, वृद्ध भी, ठीक है ना। और ये बहुत ही गर्म हवाएं चलती हैं तेज बवंडर के साथ में, तो इसको बोलते हैं लू। तो हमारी जलवायु के बारे में बात की कि यहाँ के राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण और अत्यधिक विषम है। इसके बाद में बात करते हैं कि राजस्थान के इस क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख फसलें, यानी कौन कौन सी फसलों को वो बोते हैं। तो हम बात करते हैं प्रमुख फसलों के बारे में। तो आप इसी क्षेत्र से हैं तो आपको फसलों के बारे में तो नॉलेज है कि कौन कौन सी फसलें हम बोते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमारा फेवरेट कौन सा, बाजरा। बाजरा के बाद में हम गेहूं बोते हैं। गेहूं के बाद में क्या करते हैं, बाजरा, गेहूं, ग्वार, मूंग, सरसों, मतीरा। मतीरा तो आप जानते हैं ना, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लजीज। मतीरा के बाद में आप बात करें तो चना है, ठीक है। सर्दियों के अंदर यहाँ जीरा भी होता है,
ठीक है ना। तो बहुत सारी फसलें हैं जो हम यहाँ पे बोते हैं। बाजरा तो आप सभी जानते हैं, गेहूँ भी यहाँ पे अब नहरें आ चुकी हैं तो गेहूँ का भी है वो बहुत ज़्यादा है वो प्रचलन है, उत्पादन होता है। ग्वार भी है, मूंग भी है, सरसों है, मतीरा है, चना है, जीरा है, इन सब का क्या होता है, इन सब का है वो यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। ये प्रमुख उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की क्या है, प्रमुख फसलें हैं। क्या है स्टूडेंट्स, फसलें। तो आपसे नाम पूछें कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार प्रदेश में बोई जाने वाली कोई 4 प्रमुख फसलों के नाम लिखो, तो इनमें से कोई भी 4 आपको लिख देने। तो ये क्या थी, प्रमुख फसलें थी। अब आप बात करते हैं वनस्पति की। किसकी बात करते हैं, वनस्पति की। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर, इस थार प्रदेश के अंदर कौन कौन सी प्रजातियां हैं वनस्पति की, यानी किस किस प्रकार के पौधे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप जानते हैं अच्छे से, जिसका नाम है बबूल, जिसको मारवाड़ी में बावलिया भी कहते हैं। उसके बाद में आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे केर भी होता है, यहाँ पे बेर आते हैं जो आप खाते हैं, बेर आते छोटे छोटे खाने के, केर, बेर। यहाँ पे खेजड़ी है जिसकी सांगरी, और सांगरी से बड़ी अच्छी सब्जी बनाई जाती है। उसके बाद में यहाँ पे फोग भी होता है, जिससे ऊँट का जो नाक होता है ना वो बीता जाता है, फोग है। यहाँ पे खींप भी पाई जाती है, खींप से आप जो घर के अंदर झाड़ू बनाते हैं ना, खींप वो है। यहाँ पे आप धामण वो शेवण घास भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये 2 घास हैं, ये घास के नाम है, एक तो धामण घास और दूसरी है शेवण घास, ठीक है ना। ये घास के नाम है। तो ये सब क्या है, ये वनस्पति हैं जो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं और ये कम वर्षात के अंदर भी हो जाती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी है, बबूल है, केर, बेर, खेजड़ी, फोग, खींप, धामण और शेवण घास, ठीक है ना, ये है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कौन कौन सी नदियां बहती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी नदी है उस नदी का नाम है लूनी नदी, जो कि आप सभी जानते हैं। लूनी के बाद में दूसरी जो नदी है उसका नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी को पहले सरस्वती नदी कहते थे, पहले क्या कहते थे स्टूडेंट्स, सरस्वती नदी कहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो गई, है ना, यहाँ पे दिखनी है वो बंद हो गई। तो उसके बाद में इसी का नाम है वो सरस्वती नदी का नाम क्या रख दिया, घग्गर नदी। दूसरी यहाँ पे एक कांतली नदी है, कांतली नदी के बारे में, और इस काकनी नदी, इसके बारे में कहा जाता है कि ये धरती के अंदर चलती हैं, धरती के अंदर चलते, इसको बोलते हैं अंतः प्रवाही नदियाँ, अंतः प्रवाही नदियाँ। कौन कौन सी है, ये 2 है, कांतली, काकनी और घग्गर, ठीक है ना। और लूनी है वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, नदियों के बारे में, कि इस क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी है वो नदियां हैं वो चलती बहती हैं, ठीक है। तो इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वर्षा, तापमान, जलवायु, प्रमुख फसलें, वनस्पति, नदियां। अब आपको इसके बारे में बताता हूं कि ये विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। विश्व का सबसे अधिक आबादी, जनघनत्व वाला मरुस्थल है। यानी विश्व के अंदर जितने भी बड़े बड़े मरुस्थल है, कालाहरी है, सहारा है, ठीक है ना, और हमारा जो ये मरुस्थल है जिसका नाम, जैसे एक और है गोबी मरुस्थल है, लेकिन हमारा जो ये थार मरुस्थल है उसके अंदर दूसरे मरुस्थलों की तुलना में यहाँ पे क्या आबादी यानी जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, जन घनत्व ज़्यादा है यहाँ का। दूसरी बात है कि ये विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला मरुस्थल। दोस्तों जैव मरुस्थल
मतलब जैव विविधता से तात्पर्य है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियाँ सब अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं और इतनी पाई जाती हैं कि इस मरुस्थल की तुलना में दूसरे जो मरुस्थल हैं वो छोटे हैं, वहाँ पे इतनी जैव विविधता नहीं है जितनी हमारे इस थार मरुस्थल के अंदर है, ठीक है ना। तो हमने इस थार मरुस्थल के बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ पे कितनी बरसात होती है, यहाँ का तापमान कितना है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, यहाँ के प्रमुख वनस्पति कौन कौन सी हैं, यहाँ पे बहने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं और इस मरुस्थल की क्या विशेषता है। तो ये हमने पढ़ा पहले भौतिक प्रदेश जिसका नाम है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। आज हमने इसके बारे में पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश और अन्य जो 2 भौतिक प्रदेश हैं उसके बारे में भी।